ये रनिंग कैपेसिटर, इसके अंदर जो पिनों की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 पिन है और इसमें 2 ही पिन है। तो ये 4 से मतलब नहीं, ये चारों के चारों एक ही है और ये जो 2 है ये दोनों के दोनों एक ही है। तो कुल मिला के आप इसको 2 पिन समझ सकते हैं और 2 पिन के साथ वायरिंग इसका करना होता है। इसके अलावा ये वाला जो कैपेसिटर है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, 80 से 100 MFD का है और ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर पे हमेशा 230 वोल्ट से लेकर के 275 वोल्ट लिखा है AC, है ना। मतलब ये कम वोल्ट पे जो होता है वो स्टार्टिंग होता है, ज़्यादा वोल्ट पे जो होता है वो रनिंग होता है। और ये जो कैपेसिटर इसमें देखेंगे 3 पिन है, तो 3 पिन का मतलब ये होता है कि इसको हम AC पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे ज़्यादा, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि इसमें एक जगह 4 पिन है, एक जगह 3 पिन है, एक जगह 2 पिन है। तो जो 4 पिन है वो कॉमन है, जिसमें 3 पिन इसमें हाई पावर निकलती है, जिसमें 2 पिन है इसमें लो पावर निकलती है। मतलब ये कि ये 2 कैपेसिटर, एक नहीं, आप इसको 2 कैपेसिटर समझिए, जिसमें एक कैपेसिटर से इसमें 45 MFD की पावर निकलेगी और एक कैपेसिटर से इसमें 5 MFD की पावर निकलेगी। मतलब इसी कैपेसिटर से हम पंखा भी चला सकते हैं और इसी कैपेसिटर से कंप्रेसर मोटर भी चला सकते हैं। एक कॉमन वाला फिक्स है जिसमें 4 पिन है, अगर एक तार कॉमन से और एक तार 3 से ले तो 45 MFD की पावर मिलेगी, और अगर एक तार 4 से और एक तार 2 से ले तो 5 MFD की पावर मिलेगी। ऐसी इसकी बनावट है। तो हम इससे पंखा भी चला सकते हैं और इससे कंप्रेसर मोटर भी चला सकते हैं। ये हमारे पास कैपेसिटर है। अगर मीटर की बात करें तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये डिजिटल क्लैंप, ये डिजिटल मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर से हम केवल कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, बेसिक चीजें हैं। वैसे मिस्त्री लोगों को अब ये वाला मल्टीमीटर नहीं रखना चाहिए। मल्टीमीटर रखना है तो बढ़िया क्लैंप मीटर रखिए। इस क्लैंप मीटर को भी रख सकते हैं। इसके अंदर से देखिए एम्पियर भी टेस्ट कर सकते हैं, DC वोल्ट भी चेक कर सकते हैं, AC वोल्ट भी चेक कर सकते हैं और ये कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, किलो ओम भी चेक कर सकते हैं ना। तो कई चीजें इससे चेक कर सकते हैं। तो ये क्लैंप मीटर अच्छा होता है। इस क्लैंप मीटर में साइड में यहाँ पर देखेंगे बटन भी है। इस बटन को बोलते हैं होल्ड बटन। मतलब अगर आप अपने हेल्पर से बोले कि देख के आओ कि कितना एम्पियर ले रहे, तो ले जाएगा, ऐसे चेक करके लाएगा, होल्ड बटन ला करके फिर आपको दिखा सकता है, देखिए इतना एम्पियर है। मतलब जो लोड रहेगा होल्ड बटन दबाने से वहीं पे वो रुका रहेगा, उतना ही पता चल जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा एम्पियर मीटर, क्लैंप मीटर। और ये भी देखिए हमारा क्लैंप मीटर ही है, ये उससे भी थोड़ा हाई क्वालिटी में है। इस क्लैंप मीटर के अंदर कई सारे फंक्शन है। अब फंक्शन में देखिए क्या है, NCB का भी पॉइंट है। NCB का मतलब ये होता है कि NCB पे अगर इसको ऑन कर देंगे तो ये भी जानेगा कि जो तार के ऊपर से इसके अंदर करंट है कि नहीं, टीट बोलता है। तो ये वो वाला भी पॉइंट इसके अंदर है। और उसके बाद ये किलो ओम का भी पॉइंट इसमें है और उसके बाद इसमें कंटिन्यूटी और डायोड का भी पॉइंट है और उसके बाद इसमें MFD मीटर का भी पॉइंट है। मतलब ये वाला जो कैपेसिटर, ये वाला जो हमारा काम कर रहा है MFD मीटर, वो काम भी ये कर लेता है। यानी कैपेसिटर के MFD को भी ये नाप सकता है। तो MFD का भी पॉइंट इसमें है और बोल्ट का भी पॉइंट है यहाँ पर। तो इसमें कई सारे पॉइंट, अगर चेक करना है तो हम इसको एक बार दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए किसी एक पोजीशन पे हमने इसको MFD वाले पे ऑन किया और किसी एक कैपेसिटर को हम चेक कर रहे हैं। तो इसको क्या करना है, ये दोनों तारों को दोनों पिनों पर लगाइए और यहाँ पर डिस्प्ले में देखिएगा, लगाने के थोड़ी देर में आता है, रखे रहिएगा उसी पे। अब देखिए गया और ये 46 MFD की पावर बता रहा है, बताया ना। इस कैपेसिटर के ऊपर भी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 45 MFD लिखा हुआ है। मतलब उससे एक पॉइंट ज्यादा ही दिखा रहा है, यानी 1 MFD ज्यादा ही दिखा रहा है, ±5% उसमें लिखा भी होता है। तो ये MFD भी इससे चेक कर सकते हैं। मतलब इससे कई सारे काम होते हैं। और ये वाला जो हमारा कैपेसिटर, ये वाला जो मीटर होता है MFD मीटर, ये सिर्फ कैपेसिटर चेक करता है। जैसे इससे अगर चेक करना है उसी कैपेसिटर को, तो देखिए सबसे पहले इसको ऑन करना है और कितने MFD का, 2 MFD का, 20 MFD का, 200 MFD का। तो ये 200 तक है, 20 से ज्यादा है, हम इसको चेक करते हैं। किसी एक को किसी पे लगाएंगे, इसमें प्लस माइनस का कोई मामला नहीं होता है। इसको इस पे लगा देंगे, जैसे लगाएंगे देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है ना, 46.6, यानी 46.6 MFD का ये कैपेसिटर है। इससे हम किसी भी कैपेसिटर के MFD चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास देखिए ये क्या है, इसके अंदर फ्लक्स पाउडर है। ये कंपनी के हिसाब से आते हैं, गोदरेज का है ये फ्लक्स पाउडर। इसका यूज कहाँ करते हैं, जब कॉपर और लोहे की पाइप को आपस में जोड़ना हो तब हम फ्लक्स पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स पाउडर। अगर ये पाउडर ना लगाए तो क्या होता है, ब्रिजिंग रॉड गोल गोल बन करके इधर उधर गिरने लगता है, फिर वो चिपकता नहीं है ना। ये फ्लक्स पाउडर। और ये हमारा है ब्रिजिंग रॉड। ब्रिजिंग रॉड क्या होता है, देखिए इस तरह का रॉड है, ये कॉपर ऑक्साइड का बना होता है और ये आग के संपर्क में आने से जल्दी ही पानी का रूप धारण कर लेता है। अगर इसको हम ऐसे तोड़ने की कोशिश करेंगे ना तो ये 2 भाग में नहीं टूटता, हार्ड होने के कारण ये 3-4 भाग में खट से टूट के इधर उधर बिखर जाता है। तो इसमें यह दिक्कत है, इसको तोड़ने की कोशिश नहीं करना है कभी। अगर कभी आपको बैग में ना आए और इसको मोड़ना चाहते हैं तो इसको वेल्डिंग गन से गर्म करिए और गर्म हो जाए तो ऐसे आराम से इसको मोड़ सकते हैं जैसा चाहें, है ना। तो इसको तोड़ेंगे तो ये खट से टूट के कई भागों में इधर उधर अलग हो जाएगा। ये हो गया हमारा। और ये देखिए एंटी मोस्ट या एंटी चोक,
इसको क्या करते हैं एसी फ्रिज में जब हम गैस चार्ज करते हैं ना, तो गैस चार्ज करने से पहले इसका प्रयोग करते थे, पाइप में डाल देते, इससे क्या होता है चोक होने के चांसेस कम हो जाते। लेकिन अब इसका हम प्रयोग नहीं करते, बिना इसके बढ़िया से वैक्यूम करिए और अच्छे से प्रयोग करिए तो बढ़िया से कोई भी चोक नहीं होगा। बाकी इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा ये देखिए फिल्टर है, और ये भी एक फिल्टर ही है, ये पूरा पैकेट है फिल्टर का नाम। अब ये जो फिल्टर है इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां नहीं, देखिए पकड़ के बजा रहे हैं तो कोई आवाज़ नहीं आ रही ना, लेकिन ये अकेला देखिए इसके अंदर से आवाज़ आ रही है, मतलब इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां होती हैं। अब ये जो गोलियों वाला फिल्टर है, ना गोलियों वाले फिल्टर में 10 रुपये का डिफरेंट होता है, ये 10 रुपये महंगा होता है, 10 रुपये सस्ता होता है, इतना इसका मामला है। लेकिन ये वाला फिल्टर आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके अंदर जो सिलिकॉन की गोलियां होती हैं उसका काम होता है कि वो नमी को अवशोषित कर लेती हैं, सोख लेती हैं, जिससे क्या होता है चोक होने के चांस कम हो जाते हैं। तो आपका ही फायदा कि बढ़िया तरीके से उसकी फ्रिज काम करेगी। तो आपने बनाया तो आपका नाम तो होगा ना कि हाँ हमने अच्छे तरीके से बनाया है। उसके अलावा देखिए ये हमारे पास फ्लेयरिंग टूल है, और फ्लेयरिंग टूल के 2 भाग होते हैं, एक का नाम होता है ब्लॉक और एक का नाम होता है योक। ब्लॉक में पाइप को लॉक किया जाता है और योक लगा के उसमें फ्लेयर बना लिया जाता है। जैसे देखिए ये वाली पाइप है, ये वाली पाइप में इधर फ्लेयर नट डाल दिया गया है ना, इस तरह से ये बना करके। अब देखिए ये अंदर चला गया, इसको यहाँ पर देखिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और इस तरह से देखिए ये पाइप में फ्लेयर बनाया गया है, ये कॉलर, और ये कॉलर इसी के जरिए बनाया गया। इसमें लगा करके ऐसे देखिए और फ्लेयर बना लेंगे। फ्लेयर बनाने का तरीका क्या है वो दिखाते हैं आपको एक बार। जैसे इस नट को हम बाहर निकालते हैं और इस दिशा में लगा देते हैं, और अब की बार इस पर हम फ्लेयर बनाएंगे। ठीक है, इसको क्या करना है, सबसे पहले इसमें लगाना है। और ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक में देखेंगे एक साइड का ये जो बारी है ना ऐसे गोल 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 बनी हुई है ऐसा, और दूसरी तरफ की जो है वो खड़ी बारी है, ये किनारा। तो जो गोल बना हुआ है हमें उसी पे फ्लेयर बनाना है। दूसरी साइड लगाएंगे तो फ्लेयर नहीं बनेगा, इसी गोल में लगाना है। और किस में लगाना है, जिस साइज की पाइप है उसी साइज में लगाना है। और साइज इस पे लिखा हुआ है कि कौन साइज है। तो जैसे ये 1/4 साइज है तो हम इस पे लगाते हैं इसको। ठीक है, इसको 1/4 वाले पे हमने इसको लगाया, और देखिए यहाँ पर लगा करके इसको टाइट कर दिया इस तरह से। 1/4 वाले पे इसको लगाया और लगा के इसको टाइट कर दिया इस तरह से। अब देखिए, और इसमें योक लगा करके ऊपर हम इसको फ्लेयर बना लेंगे। अब योक कैसे लगाएंगे, योक में भी देखिए क्वालिटी है कि क्या इसको अगर हम ढीला करें तो ऐसे ये ऊपर जा रहा है ना, ढीला करने से। अब इसका जो कट है ना वो देखेंगे एक का एक तरफ है, दूसरे का दूसरी तरफ है ना। अगर हम सीधा करेंगे तो फिर देखिए ये एक का एक तरफ है, दूसरे का दूसरी तरफ, उल्टा है, दोनों दो तरफ है ना। ये क्यों है जानते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें सीधा लगाएं तो ऐसे एक ही तरफ होता तब तो फंसता। इसको लगाएंगे थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे तो ये वाला उधर दबाएगा, ये वाला इधर जाएगा, दोनों फंस जाएंगे, है ना। देखिए कैसे ये इस पे लगाए और इस तरह से घुमा दिए तो ये इस पे रुक जाएगा। अब देखिए इस तरह से। और यहाँ पे क्या करना है, अब हम इसको टाइट करेंगे। टाइट करेंगे, जो लट्टू वाला पोजीशन है ये उसी कापर के अंदर जाएगा बीच में। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको टाइट करेंगे फिर ढीला कर लेंगे। हमने बताया कि एक बार में इसको टाइट नहीं करना है। अगर एक बार में टाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाइप फट सकती है। तो इसलिए क्या करना है, हमें 2-3 बार में ऐसे रुक रुक करके इसको टाइट करेंगे, ढीला करेंगे। बस ये फ्लेयर हमारा बन गया, इसमें कॉलर के जैसा पूरा बढ़िया से बन गया। अब क्या करेंगे, इस पाइप को यहाँ से खोल करके हम इसमें से निकाल लेंगे। पाइप को खोल के निकाल लेंगे। नट को हमने देखिए उल्टी साइड में डाला था। अब देखिए ये नट इसमें लगने के लिए बिल्कुल तैयार, बढ़िया तरीके से इसमें लग जाएगी, बढ़िया से टाइट हो जाएगी। अब यहाँ से गैस वगैरह भी लीक नहीं कर सकती। तो ये जो नट है, इस नट को हम बोलते हैं फ्लेयर नट। और जिस टूल से बनाया वो फ्लेयरिंग टूल है। और फ्लेयरिंग टूल में 2 भाग हैं, एक है ब्लॉक, एक है योक। ब्लॉक में पाइप को लॉक किया जाता है और योक लगा के फ्लेयर बनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा पाइप। और इसके अलावा फिल्टर तो हो ही गया। इसके अलावा ये हमारी है हैमर, मतलब हथौड़ी। और उसके अलावा ये देखिए ट्यूब कटर है। ट्यूब कटर का मतलब होता है कापर की पाइप को काटने के लिए ट्यूब कटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये कापर की पाइप है ना। अब अगर इसको काटना है, इसको 2 भागों में कर देना, ये इतनी बड़ी पाइप है, इसको हम 2 भागों में कर देते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, पाइप को लगाएंगे। ये जहाँ लगाते हैं इसको हम बोलते हैं वी ब्लॉक, अंग्रेजी के वी जैसा दिख रहा है ना, वी ब्लॉक। इसमें पाइप को रखते हैं और ये ट्यूब कटर को टाइट करते हैं। टाइट करने से क्या होता है ये समझिए। जैसे ये ट्यूब कटर है, इसको ढीला करेंगे, देखिए ये पिन पीछे जा रही है, टाइट करेंगे ये पिन आगे जा रही है, यही ना हो रहा है। तो इसको पहले पूरा ढीला कर लिया और पाइप में इसको लगा लिया। पाइप में इस तरह से लगाया, इस तरह से लगा लिया। अब इसको ज़्यादा नहीं दबा देना, अगर थोड़ा ज़्यादा दबा देंगे तो पाइप पिचक जाएगी, वो जो ब्लेड है वो जाके पाइप को पिचका देगा। थोड़ा सा ही केवल टाइट करना है, फिर इसको घुमाना है गोल में। अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो गोल घूमेगा भी नहीं। तो इस तरह से क्या करना है, ऐसे घुमाना है, थोड़ा टाइट करना है, फिर घुमाना है, फिर थोड़ा सा टाइट करना है, फिर घुमाना है। ये पाइप कट के अलग होगी। लेकिन जो कटा है उसका वो देखिए कितना गोल मुलायम, बिल्कुल खरबीदर नहीं, एकदम बढ़िया कटा हुआ है, बिल्कुल बढ़िया से कट करके अलग हो जाएगा। तो कापर की पाइप को काटने के लिए ट्यूब कटर का प्रयोग किया जाता है। ये जो ट्यूब कटर होता है वो इससे बड़ी साइज में भी मिलता है, इससे छोटी साइज में मिलता है। ये मीडियम साइज है। तो मीडियम साइज ही हमारे एसी फ्रिज में नॉर्मली सभी जगह काम में आ जाते हैं। छोटी साइज का मतलब ये होता है ना कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ये गोल घुमाने भर को हमें जगह नहीं मिलती है, तो इसलिए वहाँ छोटा रहता है तो वो कम जगह में घूम जाता है। और बड़ा है तो बड़ी जगह में घूमेगा ना। अब इससे भी बड़ा है तो ये
और भी वहाँ पे नहीं घूमेगा छोटी जगहों पे। ये मीडियम साइज का है, लगभग सब जगह घूम जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये हो गया हमारा। ये क्या है हमारा, नॉर्मली सभी लोग जानते हैं प्लायर। ये प्लायर है हमारा, लेकिन ये इसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन का मतलब ये कई कामों का कंबाइंड रूप होता है। मतलब जैसे इसका अगला पोजीशन है दबाने के लिए, बीच में है पकड़ने के लिए या यहाँ से दबाने के लिए, ये लास्ट वाला ये काटने के लिए, और ये जो बाहर का सिरा है ना, यहाँ पर भी पतले तार वगैरह हैं जो हम काट सकते हैं। तो ये कई कामों का कंबाइंड रूप होता है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। देखिए किसी के घर जा रहे हैं बनाने ना, तो कम से कम एक प्लायर और एक स्क्रू ड्राइवर और एक क्लैंप मीटर, इतनी चीजें मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। इतनी चीजें लेकर के जा रहे हैं तो चांस बनता है कि मैक्सिमम चीजों को अगर वो बनने लायक है तो आप बना के भी आएंगे। इतनी चीजें आपके पास कम से कम होनी चाहिए। ये बड़ी बेसिक टूल्स में से एक होता है, मतलब बहुत जरूरी चीज है ये, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए क्या है, एडजस्टेबल रिंच, जिसको हम सलाई रिंच के नाम से भी जानते हैं। ये तो 8 नंबर का है, वैसे इसका दूसरा 10 नंबर का भी यूज किया जाता है। तो 8 और 10 दोनों आपके पास अगर एक एक है तो बहुत बढ़िया। ये 8 थोड़ा छोटा है तो छोटे नटों को भी पकड़ के खोलने में आसानी रहती है, और बड़ा वाले से छोटे नट को खोलने में उतना अच्छा नहीं लगता है ना, उसको दबाने से पकड़ने में भी दिक्कत होती है। ये हो गया हमारा। ये देखिए स्वैंगिंग टूल है। स्वैंगिंग टूल क्या होता है, कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए। जैसे अभी हमने 2 पाइपों को काटा, ये दोनों पाइप है, इसको हमने काट के अलग कर दिया। अब अगर मान लीजिए इन दोनों पाइपों को हमें जोड़ना हो तो क्या एक पाइप दूसरे के अंदर जाएगी? नहीं जाएगी ना, तो हमें इसके व्यास को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक लगाएंगे। यहां पर हम ब्लॉक लगाएंगे 1/4 वाले में, और 1/4 वाले में अब की बार जो पाइप बाहर निकालेंगे वो थोड़ा ज़्यादा निकालेंगे। पिछली बार हम उतना ही निकाले थे जितना का हमें कॉलर बनाना होता है। अब की बार हम थोड़ा ज़्यादा निकालेंगे, इतना बाहर निकाल ले रहे हैं जितना निकालना चाहें, और इसकी पाइप को हम पकड़ लेते हैं। ये केवल पकड़ने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं। अगर हाथ में उतना ताकत है तो अपने से पकड़ लीजिए, लेकिन उतना नहीं, इसको ठोकेंगे तो पीछे सरकेगा। इस तरह से लगाया हमने, और ये हमारा क्या है, स्वैंगिंग टूल। इससे हम कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाएंगे। इसको हमने इस पर लगाया और हैमर के द्वारा इसको हम ठोकेंगे, ठीक है। हैमर के द्वारा देखो, इसको पकड़ने का तरीका ऐसे ही बढ़िया पकड़ेंगे और हैमर के द्वारा इसको ठोकेंगे। एक बार ठोकेंगे, ये पहला पोजीशन आराम से चला जाएगा, फिर रुक जाएंगे, देखेंगे सही है ना, सब ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर हम इसको ठोकेंगे ऐसे, फिर ठोकेंगे, फिर थोड़ा सा निकाल के देख लेंगे, सब ठीक है, कोई बात नहीं है, मुड़ना नहीं चाहिए, फटना नहीं चाहिए। फिर हम ठोकेंगे और फिर निकाल करके ऐसे देख लेंगे। 2-3 बार ऐसे ठोकेंगे और निकाल के देख लेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से निकाल के देखेंगे। और अब ये फ्लेयर बन चुका है। अब ये इसका अंदर का व्यास जो है वो बढ़ चुका है। अब इसमें हम कॉपर की पाइप को आराम से डाल करके जोड़ सकते हैं। अब देखिए यही वाली हमारी पाइप थी, इस पाइप को इसके अंदर अब आसानी से देखिए चला जा रहा है ये, और आसानी से जब ये चला जाए तो अब हम इसके ऊपर बेल्डिंग करके आराम से इसको जोड़ सकते हैं। मतलब एक पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए हम स्वैंगिंग टूल का प्रयोग करते हैं। कहाँ गया स्वैंगिंग टूल? ये स्वैंगिंग टूल का प्रयोग करते हैं कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा ये हमारे पास है, देखिए गैस है, गैसें जो है उधर भी देखते हैं आगे क्या क्या है। इसको तो समझ लिए, एयर ब्लोअर है ये, ठीक है। और जो यहाँ है पहले ये देख लेते हैं। ये देखिए क्या है, एनआरबी नॉन रिटर्न वाल्व है ना। ये क्या है, एनआरबी। अब एनआरबी के जरिए हम कंप्रेसर में भी लगाते हैं, अपने वर्कशॉप बनाते हैं तो भी लगाते हैं, या फ्रिज में चार्जिंग लाइन में इसको लगाया जाता है ताकि गैस वहां से बाहर ना लीक कर सके, उसके लिए होता है। ये देखिए कपलर है। कपलर का प्रयोग हम क्या करते हैं, कॉपर और रबड़ की पाइप को अगर आपस में जोड़ना है और अस्थायी से जोड़ना है, कुछ समय के लिए केवल जोड़ना है, तो हम इसका यूज करते हैं। इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ढीला करते हैं और जो हमारी पाइप है उसको यहाँ पर पीछे साइड में इसमें डालते हैं। इसमें वाल्व भी होता है, इसमें आराम से ये चला जाएगा, और बाद में फिर इसको डाल करके इसमें हम इसको टाइट कर देते हैं। अब टाइट करने के बाद जो हमारी रबड़ वाली पाइप है उसको लगा करके यहाँ टाइट कर देते हैं और ये आसानी से उसमें जुड़ जाता है। जैसे ये रबड़ की पाइप है चार्जिंग। अब इस पाइप को अगर जोड़ना है, इसमें प्रेशर भरना, या कोई कंडेंसर की पाइप होती, किसी की पाइप होती, तो अस्थायी रूप से इसको हम जोड़ सकते हैं। इस नट को यहाँ पे लगा के टाइट कर देंगे। अब हम इसमें उस प्रेशर भर करके इसमें प्रेशर भर सकते हैं इस पाइप में, तो नहीं यहाँ से लीकेज नहीं करेगा, ठीक है। तो इतना बढ़िया ये जोड़ने के लिए है, और केवल अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए, मिस्त्री के लिए है। 10-20 मिनट के लिए जोड़ना है, तब बिना बेल्डिंग किए हुए इसको जोड़ सकते हैं, फिर क्योंकि हटाना ही पड़ेगा अगर बेल्डिंग करेंगे तो। इस तरह से इसको हम लगा सकते हैं। इसका नाम क्या है, कपलर। कपलर हो गया। और ये हमारा है पिचिंग प्लायर। फिलहाल हम इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन अभी ये टूल्स में है तो इसको समझ लेते हैं। ये क्या होता है, कॉपर की पाइप को पिंच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पिंच करने का मतलब दबाना होता है ना। और कॉपर की पाइप को ये इतना बढ़िया तरीके से दबाएगा ना, बिल्कुल उसके अंदर जो है ना लीकेज, गैस तक लीक नहीं करेगी, इतना बढ़िया दबाएगा। देखिए ये दोनों नोब सटा हुआ है ना, हम इसको सेट भी कर सकते हैं कि हमें कितना दबाना है। जैसे ये इसका नट है ना, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ढीला करेंगे ना, ऐसे ढीला कर ले रहे हैं थोड़ा, और ढीला करने के बाद देखेंगे ऐसे दबाए तो अब ये थोड़ा पूरा दबाने के बाद भी इतना खुला है। तो पाइप को हम इतना भी दबा सकते हैं कि नहीं इतना खुला रहना चाहिए, तो उतना भी कर सकते हैं। नहीं पूरा दबाना है तो नहीं, थोड़ा इतना भी दबा सकते हैं। हम इसको सेट कर सकते हैं कि जिस पाइप को हमें दबाना है वो कितना दबाना है। तो क्या पूरा दबाना है? अगर पूरा दबाना है तो हम इसको पूरा दबा करके इसको सेट कर लेंगे, चूड़ी टाइट करके ऐसे,
है ना। तो कितना दबाना है। पिचिंग प्लायर है, फिलहाल इसका यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एनआरबी वाल्व लगाया जाता है। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ये रखी हुई है, देखिए ये क्या है, थिम्बल। थिम्बल क्या होता है? वैसे ये टूल्स में हमने नहीं लिखवाया है, ये भी टूल्स का ही पार्ट है एक तरह से समझिए, ये आपके पास होना चाहिए। एसी फ्रिज के सिस्टम में जो वायर होते हैं, जो तार होते हैं ना, कहीं भी तार में तार को जोड़ के ईंट के बांधा नहीं जाता, हर जगह खोसने के लिए पिने होती है, तो इस तरह का थिम्बल खोसा जाता है। जैसे अभी आप सोचे होंगे कि ये कैपेसिटर, इसमें एक जगह 4 पिन क्यों है, तो ये भी है कि इसके अंदर जो एक में सप्लाई फेस की यहाँ पे आएगी, तो दूसरे में फेस यहाँ से लेके जा सकते हैं, चाहे वो कंप्रेसर के लिए ले जाएं, चाहे पंखा के लिए ले जाएं, चाहे स्विंग मोटर के लिए ले जाएं, कहीं भी ले जा सकते हैं। मतलब यह एक जंक्शन का काम करेगा कि एक जगह फेस दे दिया तो आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से मत लीजिए। मतलब अगर यहाँ से भी लेंगे तब तो कैपेसिटर बन जाएगा, लेकिन वहीं से ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ दे दिया और यहाँ ले रहे हैं तो 45 MFD की पावर निकल रही हो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि फेस एक जगह दिए, ये चारों पिन एक ही है, एक जगह दिए तो यहां से ले लिए, यहां से लीजिए, यहां से लीजिए, कोई बात नहीं है ना। तो ये इसीलिए इसमें थिम्बल का प्रयोग किया जाता है। कहीं भी तार में तार को बांधा नहीं जाता है, बांधने से स्पार्क करने वगैरह का डर रहता है, इसलिए थिम्बल लगा के बढ़िया से उसको टाइट किया जाता है। ये है कंटिन्यूटी टेस्टर। कंटिन्यूटी टेस्टर के जरिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाइट पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, उसके लिए है। यहाँ पे एक और कंटिन्यूटी टेस्टर था। तो कंटिन्यूटी टेस्टर का कार्य तो जानते ही हैं इस तरह से कि एक पॉइंट से लाइट दूसरे पॉइंट तक पहुंच रही है कि नहीं, उसके लिए होता है ये। और ये देखिए, ये क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर है। डिजिटल थर्मोमीटर के जरिए हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर नापते हैं कि जो हमारी एसी है, जो हमारी फ्रिज है, वो बढ़िया ठंडा कर रही है कि नहीं। कस्टमर के घर गए और पता चला वो बोल रहा है कि नहीं ठंडा नहीं कर रही, आप कह रहे होगा कि क्या हल है इसका, है ना। एक मोटी चूड़ी, एक अच्छा इसको यहाँ लगाएंगे तो ये लगेगा भी नहीं लगेगा, और ये वाला जहाँ लगता है, ये जहाँ लगता है वहाँ ये भी नहीं लगेगा, तो ये उल्टा तो पहली बात होगा नहीं। अब इसके अंदर ऑलरेडी पिन है, तो इसके लिए पिन के लिए ये वाला पतला वाला वाल्व लगता है, और जिसमें पिन नहीं है उसमें ये मोटा वाला लगता है, जैसे इसके अंदर लगा है। अब दोनों में देखेंगे, दोनों का एक चीज और समझाया था कि दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता है। इसकी पिन देखिए यहां बाहर ज्यादा निकली, इसकी कम निकली, देख रहे हैं ना। हाँ। इधर बाहर ज्यादा निकली, इसकी कम निकली, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसको टाइट किया गया है पूरा, और अब ढीला किया जाएगा तो इसमें से गैस निकलेगी, क्योंकि ये पिन वाला था, मतलब इसमें पिन बनाना था, प्लेन वाला था, और इसको पूरा ढीला किया गया है। ये टाइट किया जाएगा, पिन दबेगी तब गैस निकलेगी। दोनों में डिफरेंट है ना। इसकी पिन दबेगी तब गैस निकलेगी, और इसकी पिन ढीली होगी तब गैस निकलेगी। इसलिए ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा टाइट है और ये पूरा ढीला है। समझ गए ना दोनों को, इस तरह से। अच्छा, जो पिन वाला होता है इस तरह का पतला वाला, इसको खोल करके निकाला भी जा सकता है, इसको नहीं निकाल सकते। इसको तभी निकालना जब इसकी गैस खत्म हो जाए, नहीं तो बीच में निकालेंगे पूरी की पूरी गैस उड़ जाएगी। तो इसको ये ध्यान देना है ना। अच्छा, एनआरबी हो गया हमारा, फिल्टर हो गया, ये एयर ब्लोअर हमारा था, एयर ब्लोअर हो गया। अच्छा, गेज है ये जो गेज है कंपाउंड गेज है, सिंगल गेज है, कंपाउंड गेज। ये ब्लू कलर का है, इसमें सुई 0 से लेके नीचे माइनस में भी जाने के लिए पॉइंट है। गेज का सिरा जब जब लगाते हैं तो जहां पे नापना होता है, जहां के प्रेशर को नापना होता है, वहां ये निचला सिरा जोड़ते हैं, क्योंकि हैंडल को टाइट करने के बाद ये जो साइड वाला पोजीशन है ये बंद हो जाता है, लेकिन निचला पोजीशन सुई के संपर्क में हमेशा बना रहता है ना। यानी हैंडल बंद करके अगर मुंह लगा के हम नीचे वाले से फूंके तो सुई ऊपर जा सकती है, लेकिन उतनी पावर हो तो, है ना। लेकिन अगर हैंडल बंद करके साइड से कितना भी पावर लगा देंगे, ये ऊपर हिलने डुलने वाली नहीं है, क्योंकि हैंडल जब बंद होता है तो ये साइड का पोजीशन इसका बंद होता है। ये कंपाउंड गेज है, इसमें सुई माइनस में भी जाती है। इसके जरिए हम एसी फ्रिज में प्रेशर भी चढ़ा सकते हैं, वैक्यूम भी कर सकते हैं, गैस चार्ज कर सकते हैं। मतलब अगर ये वाला गेज है तो हम सारे काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो हमारा प्रेशर गेज होता है रेड कलर का, वो सिर्फ अकेला होगा, तो ऐसा होगा। ये है हमारा मैनीफोल्ड गेज, जिसमें प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज दोनों है। जिस गेज का प्रयोग करना होता है उसका हैंडल खुला रहता है, बाकी दूसरे का हैंडल बंद रहेगा। एक समय में एक गेज का यूज करते हैं और जिसका यूज करेंगे उसका हैंडल खुला रहेगा, दूसरे का बंद रहेगा। बीच वाला पॉइंट इसमें इनपुट होता है, दोनों साइड का आउटपुट होता है। अगर ब्लू गेज का यूज कर रहे हैं तो ब्लू गेज का ठीक निचले वाला सिरा हमें फ्रिज में या एसी में जोड़ना होगा। मतलब जिस जहां के प्रेशर को नापना है वहां गेज का निचला सिरा जुड़ेगा, बस ये बात है, ठीक है। ये देखिए टेफ्लॉन टेप है, इसको जानते हैं कि कहीं चूड़ी वगैरह पे जब लीकेज होता है तो वहां पर हम इसको लगाते हैं लीकेज से बचाने के लिए, ताकि लीकेज वहां पर ना हो। और ये देखिए रबड़ है हमारी, जो रबड़ की चार्जिंग पाइप होती है, इसके अंदर एक रबड़ होता है, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ना। ये रबड़ के बीच में पिन भी दिख रही है आपको ना। अब ये जो पिन होती है यही दबाती है हमारी, और ये जो रबड़ होता है
ये रबड़ कभी कभी खो जाता है तो इस तरह का रबड़ मार्केट में मिल जाता है, इस रबड़ को निकाल करके दूसरा रबड़ भी लगाया जा सकता है। मतलब केवल रबड़ के खो जाने से इस पाइप को खराब नहीं समझा जाएगा, इसको बना सकते हैं, इसको चालू कर सकते हैं, ये रबड़ मिल जाता है मार्केट में, ठीक है। और क्या ये रिले हैं और OLP हमारी डोर स्विच है, ये टूल्स नहीं है, ये फ्रिज में लगने वाले पार्ट हैं। रिले का काम होता है कंप्रेसर मोटर को चालू करना, OLP का काम होता है कंप्रेसर को हीटिंग से बचाना, मतलब गर्म होगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। और ये जो डोर स्विच है इसका काम होता है फ्रिज के अंदर लगे बल्ब को ऑन ऑफ करना, ये OLP है जो हीटिंग को कंट्रोल करती है। ये सारे पार्ट है हमारे फ्रिज में लगने वाले, ये रिले वगैरह हैं, तो ये टूल्स के अंतर्गत नहीं है। ये वेल्डिंग गन है। वेल्डिंग गन का काम क्या होता है, जब हम कहीं वेल्डिंग करते हैं तो उसके लिए देखिए टॉर्च पत्ती अलग है, ये वेल्डिंग गन अलग है, और ये गैस जो है ये अलग है। इसके अंदर जो गैस है वो ब्यूटेन गैस है, हम वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ से देखिए खोलेंगे तो इस तरह से गैस निकलती है, इसके अंदर जो गैस है वो ब्यूटेन गैस है, तो वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है इस गैस का। इसके अलावा और क्या क्या बचा है यहाँ पे आगे देखते हैं। उधर इधर तो हमारा लगभग हो गया। ये जो ब्रीजिंग रॉड था हमारा किस धातु का बना होता है, कॉपर ऑक्साइड का बना होता है। ये देखिए वैक्यूम पंप मोटर है, वैक्यूम पंप के द्वारा हम वो बोर्ड दीजिए, वैक्यूम पंप के द्वारा हम एसी फ्रिज के सिस्टम का वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम करने का मतलब ये होता है उसके अंदर की नमी को बाहर निकालते हैं, है ना, उसके अंदर की नमी को बाहर निकालते हैं। ये वैक्यूम का ये सक्शन वाला एरिया है, मतलब यहाँ से जब हम हवा को ये खींचता है और इधर से हवा को फेंकता है, जहाँ से फेंकता है वहाँ कुछ पाइप वगैरह जोड़ने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हम डिस्चार्ज लाइन का यूज नहीं कर पाते हैं, खाली सक्शन लाइन का यूज करते हैं इस तरह से। और ये हमारी है क्या, ग्राइंडर मशीन हो गया। ये है वर्कशॉप कंप्रेसर। इसके अंदर देखिए एक साइड में ये NRB जुड़ी हुई है लेकिन इसके अंदर पिन नहीं लगी है, दूसरी साइड में नहीं जुड़ी है, इसका मतलब है कि ये टूट गई है, मतलब जब हम यूज करेंगे तो हमें इसको जोड़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। यहां पर हमारे पास ये सीरीज हमने बना करके ऑलरेडी रखा हुआ है, कहीं पे कंटिन्यूटी वगैरह चेक करने की जरूरत पड़े तो चेक करेंगे। ये हमारा पाइप बेंडर है, कॉपर की पाइप को मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ये कॉपर की पाइप है, अगर इसको मोड़ना है तो जो ये 3-in-1 वाला है, मतलब 3 का काम अकेले करने वाला है, इसको इस तरह से पाइप में लगाना है, जिस साइज की पाइप है इसको लगाना इस तरह से और ये 0 पे रहेगा। इसको अगर ऐसे बढ़ाएंगे तो ये पाइप उसके हिसाब से मुड़ेगी। थोड़ा सा ही मोड़ के देखिए, देखिए कितना बढ़िया तरीके से मुड़ेगी, गैस पिंच नहीं होगी, मतलब गैस के रुकाव नहीं होगा, जितनी भी गैस है वो आराम से जा सकती है। तो पाइप बेंडर है और इस तरह से हम किसी भी कॉपर की पाइप को मोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो गैसें हैं देखिए, ये कौन सी ब्यूटेन गैस है। ब्यूटेन गैस के अलावा ये वाली गैस देखिए R134A है, जो हमारी सिंगल डोर नॉन इन्वर्टर फ्रिज में प्रयोग होती है, डबल डोर में भी प्रयोग होती है, कार AC में भी यही प्रयोग होती है। इसके अलावा ये देखिए R600 गैस है, ये इन्वर्टर मॉडल सिंगल डोर फ्रिज डबल डोर फ्रिजों में प्रयोग की जाती है इस तरह से। देखिए R290 भी एक गैस है, R290 वाटर कूलर डीप फ्रीजर में भी इस समय प्रयोग की जा रही है। और भी गैसें होती हैं, और भी उधर भी कोई गैस है, R134 गैस है। तो ये सारी गैसें हमारी, ये देखिए R22 ही गैस है ये, तो ये सारी गैस है। ये AC सर्विस पंप है, जेट पंप के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है जब हम AC की धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं ना, बड़ी तेज गति से पानी मारता है, तो इसको सफाई करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा ये ड्रिल मशीन है जो सुराख करने के लिए करते हैं कहीं पर भी। और ये AC सर्विस जैकेट है, ये वाली जैकेट है इस तरह से, और इसके अंदर देखिए चैन लग रहा है कि निकला हुआ है अभी इस तरह से। इसके क्या होता है, ये रबड़ जहाँ लगा हुआ है AC में पहना देते हैं, और ये जो चैन वाला एरिया है इसमें से इसकी धुलाई करते हैं। और जब इसमें से इसको धुलते हैं तो ये जो पूंछ जैसा है ना, इसमें से इसका पानी पूरा नीचे गिर जाता है और नीचे बाल्टी लगाए रहते हैं, उसमें भर जाता है। फिर बाद में उस पानी को ले जा करके जहाँ फेंकना चाहें वहाँ फेंक सकते हैं। और देखिए ये रेफ्रिजरेंट सिलेंडर है, इस तरह का भी हम गैस ले सकते हैं, इस तरह का भी ले सकते हैं। इसके अंदर जब हम गैस लेते हैं तो फिर क्या हम अपने से भरवा सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से 2 लीटर 3 लीटर गैस ले सकते हैं। इसको ढीला करेंगे तो यहाँ से गैस निकलेगी। इसके अंदर जो वाल्व लगता है ना, ये उतनी ही साइज का वाल्व लगता है, मतलब वही वाली रबड़ की पाइप इसमें भी लग जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं इसका कोई दूसरी साइज का व्यास है, ये सेम है। पाइप को मत मोड़िए, उतना रहने दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया रेफ्रिजरेंट सिलेंडर। अब देखिए ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से ये फ्रिज में काम करते हैं। अब अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। पाइप को काटना मोड़ना ये सब खाली मत करिए, इसको हम लोग कल प्रैक्टिकल करेंगे। बाकी चीज़ों को केवल देख लीजिए, काटना जोड़ना वेल्डिंग करना ये सब कल करेंगे।